हेलो दोस्तों, परफेक्शन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देख रहे हैं क्षेत्रफल का ये पांचवा भाग है, जिसमें हम आज देखेंगे वर्ग। सबसे पहले हम वर्ग का पूरा कंसेप्ट देखेंगे कि वर्ग में क्या क्या टाइप्स का इसका कंसेप्ट होता है। उसके बाद इसके जो भी बुक एस डी यादव मैथ में जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं वर्ग के, वो सारे इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसके पहले हमने एक वीडियो अपलोड करी है आयत। तो आयत को आप पहले देख लीजिए। आयत के लगभग 3 पार्ट हुए हैं, क्योंकि उसमें 41 क्वेश्चंस थे। और 41 क्वेश्चंस के अंदर पहला पार्ट जो हमने अपलोड किया था वो सिर्फ उसका कंसेप्ट था। मतलब सोच लीजिए, हम जो समझते हैं कि आयत के बारे में कि सिर्फ ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, इसका परिमाप हो गया 2l+b, और इसका जो विकर्ण हो गया वो l² ये जो भी हो गया एल रूट में l²+b² होगा। विकर्ण उसका डायगोनल इक्वल टू। तो बस ये इतनी सी ही चीज नहीं है, क्योंकि ये वीडियो बनाने में 40 मिनट लगभग लगे हैं। ठीक है, तो 40 मिनट में लगभग हमने उसका पूरा डिटेल में कंसेप्ट समझा है। तो सोच सकते हैं आप कि सिर्फ आयत इतना ही नहीं होता कि उसका जो एरिया होगा वो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, बहुत सारी। ठीक है, क्वेश्चंस कई तरीके से बनता है, लेकिन हमें उसका कंसेप्ट पता नहीं होता एक्चुअली उसके अंदर और क्या क्या होता है। ठीक है, तो वो आप वीडियो तीनों जरूर देखना। उसके बाद आयत की वीडियो जरूर देखना, और आयत के बाद ही वर्ग की वीडियो देखना। ठीक है, जिससे बहुत अच्छे से समझ में आएगा, वरना सब उल्टा हो जाएगा, कुछ समझ नहीं पाओगे आप। ठीक है, कि कौन 90 डिग्री था और किसमें, फिर क्योंकि आपको याद रखना पड़ जाएगा फिर कि ये 90 है तो उसमें 90 नहीं है, तो फिर वो क्या है कि कंफ्यूजन पैदा करेगा। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आपको देखना है आयत की वीडियो। ठीक है, आयत की वीडियो सबसे पहले देखना है। और सबसे पहले आयत की वीडियो देखने के बाद ही सॉरी, सबसे पहले त्रिभुज देखना है आपको। ठीक है, त्रिभुज की तीन तीन वीडियो थी, सॉरी माफी चाहता हूँ, गलत बोल गया। त्रिभुज की 3 वीडियो अपलोड करी है, उसके बाद आयत की 1 वीडियो हुई है, और 4 होने के बाद ये 5वां पार्ट है हमारा, जो कि वर्ग पे है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अच्छा है आपका कंसेप्ट क्लियर होना, और कंसेप्ट पहले समझेंगे तभी क्वेश्चंस हो पाएगा। तो चलिए देखते हैं वर्ग होता क्या है। देखो, वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है। अगर ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, ये भी ए है, तो ये भी ए होगी। ठीक है, ये वर्ग की सारी भुजाएं हो गई। अब यहाँ पे समझना, इसके सारे कोण कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के, सभी कोण। ये सारे कोण 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, अगर मैं इसके परिमाप की बात करूं, तो परिमाप आप जानते हैं, सारी भुजाओं को जोड़ दो। ए ए ए ए, कितनी बार ए है? 4 बार, तो ये उसका परिमाप हो गया। इसी प्रकार इसका क्षेत्रफल देखते हैं, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, लेकिन इसमें लंबाई भी ए होती है, चौड़ाई भी ए होती है, इसलिए ए इंटू ए मतलब a² होता है। ठीक है, हम सीधा ये चीज समझते हैं कि a² होता है, लेकिन हम जानते हैं क्योंकि इसमें लंबाई भी ए होती है, चौड़ाई भी ए होती है, मतलब सेम होती है दोनों भुजाएं। ठीक है, तो इसीलिए उन दोनों का प्रोडक्ट या फिर किसी भी एक साइड का स्क्वायर कर दो, बात वही है। ठीक है, इस ए का स्क्वायर कर दो, या फिर ए में ए का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इस प्रकार ये भी लंबाई गुना चौड़ाई होता है फार्मूला। कोई नहीं बताएगा ये चीजें। ठीक है, छोटी छोटी सी चीजें है ये, सारी बुक में सीधा लिखा रहता है क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये चीजें बारीक बारीक सी चीजें, छोटी छोटी सी चीजें आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं इसके। देखो, इसका विकर्ण, विकर्ण जो है ये हो गया इसका डायगोनल विकर्ण। एक ये विकर्ण हो गया, एक ये विकर्ण हो गया। ठीक है, इसका लगभग 90% या 99% जो कंसेप्ट है ना, वो बिल्कुल आयत से मिलता जुलता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले आयत समझ लेना। तो आयत समझोगे ना, तो उसके बाद वर्ग डेफिनेटली पूरा समझ में आ जाएगा, और बिना किसी अदर फार्मूले को रटे। ठीक है, सारी चीजें लगभग मिलती जुलती है, बस ये चीजें समझना है। उसमें भी सारे एंगल 90 के होते थे, लेकिन उसमें क्या होता था कि जहां पे ये विकर्ण मिलते हैं इस सेंटर पॉइंट पे, तो यहाँ पे ये जो एंगल बनते थे वो 90 के नहीं होते थे। आयत में हमने ये पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे ये वर्ग के अंदर ये चीज समझना है कि जहां पे ये इनका जो सेंटर पॉइंट है, इनका मीटिंग पॉइंट है विकर्ण का, ये एंगल भी 90 के होंगे। ठीक है, ये एंगल भी 90 के होंगे। और हाँ, एक चीज और समझना कि ये जो विकर्ण होता है वो इस 90 का एंगल बाइसेक्टर होता है, समद्विभाजक होता है। अगर ये 90 है तो ये 45 होगा, तो ये भी 45 होगा। इसी प्रकार ये भी 45 होगा, तो ये भी 45 होगा। 45 और 45 टोटल 90 हो गया। ठीक है, ये इसकी कुछ बेसिक चीजें थी जो अक्सर हम इतनी सी चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम इसको ज्यादा गहराई से नहीं पढ़ते हैं। लेकिन अब इसकी प्रॉपर्टीज शुरू होती है। प्रॉपर्टीज एक्चुअली मैं ज्योमेट्री का कंसेप्ट भी आपको बता रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ज्योमेट्री के अंदर तो मैं बताऊंगा ही सही, लेकिन जितना जो क्वेश्चंस अगर आ सकते हैं, मुझे नहीं पता कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे अभी इस वीडियो में वर्ग में, मैंने अभी उनको नहीं देखे हैं। लेकिन मैं आपको प्रॉपर्टी बता दूं, ताकि अचानक से अगर किसी प्रॉपर्टी का यूज करूं तो आप ये तो नहीं बोलोगे कि कहाँ से ले लिया है। ठीक है,
तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, अपने एक नोटबुक ले लीजिए और उसमें नोट करते जाइए, ठीक है, कि दोनों विकर्ण बराबर होंगे, D1 इक्वल टू D2 होंगे, ये दोनों विकर्णों की लंबाई बराबर होगी, ठीक है, और D1 इज पैरेलल टू D2, मतलब D1 अगर D2 को मिल रहा है तो यहाँ सारे एंगल 90 के होंगे, ये होता है पैरेलल का मतलब, ठीक है। D1 इज पैरेलल टू D2, मतलब D1 जिस जगह पे D2 पे गिर रहा है वहां पे जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री का। लेकिन आयत में हमने ये चीज तो बराबर थी वहां पे भी, आयत में भी, कि D1 बराबर तो D2 होता था, लेकिन वहां पे ये उसके बराबर नहीं था, क्योंकि वहां पे जो D1 और D2 मिल रहे थे वहां पे एंगल 90 के नहीं बन रहे थे, लेकिन यहाँ 90 के बनेंगे, ठीक है। अब ये क्यों बनेंगे, तो ये चीजें है ना, इतनी चीजें हम डीप में नहीं पढ़ा रहा हूं मैं अभी, ठीक है, आपको इतनी चीजें अभी डीप में नहीं पढ़ा रहा हूँ, ज्योमेट्री में अगर हो सकता है तो मैं वहां पे पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। तो यहां समझना दूसरी प्रॉपर्टी, अगर किसी भी एक वर्ग को एक विकर्ण काट देता है इस प्रकार, तो ये दोनों एरिया बराबर होंगे, मतलब एक विकर्ण जो होगा, देखो लगभग सारी प्रॉपर्टी उससे मिलती जुलती होगी, अगर आपने उस आयत का एक नोट्स बना लिया होगा तो नोट्स ओपन कर लीजिए और ये मैच करते जाइए। एक विकर्ण होगा वो उसको क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांट देगा, तो क्षेत्रफल बटा दो। अगर मैंने दूसरा फिर से एक डायगोनल डाल दिया तो दोनों विकर्ण जो होंगे वो टोटल उसके जो क्षेत्रफल को, मतलब वर्ग के क्षेत्रफल को चार बराबर भागों में बांटेंगे, 1 2 3 4। एक विकर्ण दो बराबर भागों में बांट रहा था, एक ये वाला एक ये वाला, ठीक है। तो ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी थी, एक विकर्ण क्षेत्रफल को दो भागों में बांटता है और दोनों विकर्ण क्षेत्रफल को चार भागों में बांटते हैं, ठीक है। अब इसकी तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं हम, जो कि बिल्कुल सिमिलर है, मैंने आपको बताई है उससे रिलेटेड, कि अगर किसी वर्ग के अंदर कहीं भी कोई एक पॉइंट है, मान लो ये यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो इससे सारे वर्टेक्स को मिला दो, सारे शीर्षों को मिला दो, ABCD, ठीक है। तो यहाँ वाला जो भी एरिया होगा, मान लो ये है P और ये है Q, ये है R, ये है S, तो P प्लस R का जो एरिया होगा उनका योग हमेशा बराबर होगा Q प्लस S के एरिया के, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है, P प्लस R बराबर Q प्लस S, ये तीसरी प्रॉपर्टी है। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी, ठीक है, फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी देखते हैं। फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी देखो, ये सारी चीजें वही है, मैंने वहां भी बताई थी और यहां भी वही है, ठीक है, सेम केस है तो सेम प्रॉपर्टी लगेगी। फिर से वही पॉइंट ले लिया, सेंटर में नहीं ले रहा हूं, ध्यान रखना, सेंटर में तो वो वर्ग ही बन जाएगा, यहाँ पे कहीं भी हो सकता है ये पॉइंट, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी, ठीक है। अगर मैंने यहाँ से इसकी साइड को मिला दिया चारों भुजाओं को, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये पूरा एक विकर्ण होता है और ये पूरा एक विकर्ण होता है, तो इन विकर्णों में ये पॉइंट दे दिया मैंने O, तो यहाँ से लगा करके यहाँ तक का स्क्वायर, मतलब OA का स्क्वायर या AO का स्क्वायर, प्लस इसी लाइन में OC का स्क्वायर, OC का स्क्वायर बराबर होगा हमेशा इस विकर्ण के स्क्वायर के, मतलब OD का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। ये एक और प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, यहाँ पे तो ये पॉइंट इस वर्ग के अंदर कहीं भी हो सकता था, अगर यही पॉइंट इस वर्ग के कहीं बाहर आया है, बाहर मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो ये सारे वर्टेक्स से इसको मिला दो, ठीक है। तो फिर से यही प्रॉपर्टी लगेगी मतलब OA का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, बाहर बनाने से चेंज नहीं होता है, ठीक है। आपको एक चीज ध्यान रखना है, O सेंटर में लेना है और A और C के साथ लगा दो, A के साथ एक बार O, C के साथ एक बार O, ठीक है, फिर B के साथ एक बार O, D के साथ एक बार O, ठीक है। सिंपल है, आप याद रख सकते हैं इस चीज को, यही सेम फार्मूले वर्ग में भी है और आयत में भी है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और हम एक आध प्रॉपर्टी और बची है इसकी, दो तीन प्रॉपर्टी, उनको भी मैं बता देता हूं। अगर मान लिया जाए ये एक वर्ग है, ABCD, आयत बना दिया मैंने, ठीक है, आप समझ सकते हैं ना, ये वर्ग है, सारी भुजाएं बराबर होगी इसकी, इस प्रकार। ABCD ठीक है। अगर DC का मध्य बिंदु यहां होगा, BC या CB का मध्य बिंदु यहां होगा, AB का मध्य बिंदु यहां होगा और DA का मध्य बिंदु यहां होगा, इन मध्य बिंदुओं को सबको मिला दूं तो ये जो अंदर आकृति बनेगी ये भी वर्ग ही होगी, बस ये चीज ध्यान रखना है।
ये जो आकृति बनेगी वो भी वर्ग ही होती है। लेकिन अगर आयत के अंदर एक आयत था, उसके अंदर इन सेंटर पॉइंट को मिला देते थे हम, तो यहाँ पे जो आकृति बनती थी वो एक समचतुर्भुज बनती थी। ये आपको याद रखना है बस, ये एक आकृति समचतुर्भुज बनती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारी साइड्स बराबर है, ये वाली साइड्स इस वाली साइड के बराबर, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर। क्यों? क्योंकि जिसके अंदर है उनकी साइड भी तो बराबर है। तो ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया और ये एरिया, ये चारों एरिया भी बराबर होंगे आपस में। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, 7वें नंबर की प्रॉपर्टी। अगर किसी वर्ग के अंदर किन्हीं दो वर्टेक्स से एक ट्रायंगल बनाया जाता है, जैसे ABCD है, किसी वर्ग के अंदर किन्हीं दो शीर्षों से बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, मान लो ये AOB एक त्रिभुज है जो इस वर्ग के अंदर है, तो त्रिभुज AOB का जो क्षेत्रफल होगा वो मैंने देखो लास्ट क्वेश्चंस करवाया था आयत का, आपको याद होगा कि जो चतुर्भुज है ABCD उसके क्षेत्रफल का आधा होता है। लेकिन वहां पे उसके 4 भाग थे तो मैंने 4 से डिवाइड किया था, जितने भाग हो उससे डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये 7वीं प्रॉपर्टी थी। और आखिरी प्रॉपर्टी बता देता हूं और आपको कि अगर किसी वर्ग के अंदर ABCD है, ठीक है, वर्ग के अंदर अगर किन्हीं दो मिड पॉइंट, एक ये मिड पॉइंट होगा, एक ये मिड पॉइंट होगा, तो यहां से ये वाली लाइंस और यहां से ये वाली लाइंस, देखो ये समांतर रेखाएं हो गई दो। ठीक है, सेंटर पॉइंट से एक वर्टेक्स पे डाल दी और दूसरे सेंटर पॉइंट से एक दूसरे वर्टेक्स पे डाल दी, तो यहाँ पे जो विकर्ण इसको काटेगा इन दो समांतर रेखाओं को, तो ये वाली लाइंस जो है वो बराबर 3 भागों में बांट देगी। ठीक है, अगर मैं इसका नाम दे दूं, ये P हो गया, ये Q हो गया, तो ये होगा R, ये होगा S। ठीक है, तो यहाँ पे DR बराबर RS बराबर SB, ये एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो ये चीजें बस आपको पता होना चाहिए, इसके अलावा आपको इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है। और अगर प्रॉपर्टी देखो, हालांकि कोई प्रॉपर्टी इसमें और बची नहीं है, ठीक है, लेकिन जो जो प्रॉपर्टीज इनको मिला करके बनती है तो उनको हमें याद नहीं रखना है, उनको हमें कैसे इंप्लीमेंट करना है क्वेश्चंस के अनुसार वो मैं आपको क्वेश्चंस में बताता हूँ। एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है। एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग की √2 गुना है, तो नए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो विकर्ण से याद आया मुझे कि देखो हमने क्या सीखा है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है वर्ग का क्षेत्रफल एरिया बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। कोई भी भुजा ए मान ली तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक और फार्मूला होता है वर्ग का, और वो होता नहीं है, एक्चुअली बना है। कैसे बना है? देखो, अगर मैंने एक वर्ग बना दिया ऐसे, इसकी सारी साइड बराबर है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए होगी तो ये भी ए होगी। ठीक है, ये विकर्ण है इसका। तो अगर हम चाहे तो विकर्ण निकाल सकते हैं ना इसका, लेकिन हमें विकर्ण अभी नहीं निकालना है, पहले हमें इसको समझना है। देखो, एक और फार्मूला होता है वर्ग का विकर्ण, क्या होता है? तो देखो, अगर चलो मान लो इसको देखो कैसे करेंगे, इसका एक और क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, वो होता है विकर्ण। देखो चलो इसका कंसेप्ट समझा देता हूँ थोड़ा सा, ये बना कैसे फार्मूला। देखो विकर्ण अगर मुझे निकालना है इसका, इस वर्ग का विकर्ण निकालना है, तो मैं जानता हूं कि a² और a² कितना हो जाएगा, 2a² रूट में, तो a² बाहर आ जाएगा, मतलब a√2। और ये चीज मैंने लिखवाई भी है आपको। देखो वर्ग का विकर्ण कितना होता है, तो a√2। ठीक है, मैंने नहीं लिखवाई तो आप निकाल सकते हैं इस चीज को। सारी भुजाएं बराबर है तो विकर्ण निकालना है, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग है। ठीक है, तो वर्ग हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, a² और a², 2a² का रूट, तो यहाँ a का स्क्वायर है तो a बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 किसी का रूट नहीं होता, तो a√2। तो किसी भी चीज का कर्ण, जिसे हम विकर्ण कहते हैं, ठीक है, वो होता है वर्ग का विकर्ण a√2। ये विकर्ण होता है। अगर मैं विकर्ण में दोनों तरफ दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दूं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दो तो विकर्ण को हम डायगोनल कहते हैं, डायगोनल को d से डिनोट करते हैं। तो डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर, तो √2 इंटू √2, √2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 से ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, मतलब कितना बचा 2, और इस 2 को मैं बटे में फेंक दूं इधर, ठीक है, ये 2 आ जाएगा ना बटे में, तो ये a² बराबर हो गया d²/2। मतलब a² हम जानते हैं कि किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल d²/2 भी होता है। ये होता नहीं है, ये हमने बनाया है कि इस तरीके से अभी हम इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ इसकी जरूरत बहुत अच्छे से लगेगी हमें। देखो एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया है और एक
तो देखो यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया, अगर यहाँ सीधा लिख देगा ये तो क्षेत्रफल बराबर इतना है, तो ए स्क्वायर बराबर 200 है, तो फिर आप इसकी एक साइड निकालोगे, फिर उसका विकर्ण निकालोगे, फिर उसको 2 गुना करोगे और फिर नए वर्ग का क्षेत्रफल निकालोगे, तो काफी टफ हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रख लेना है। ठीक है, हर बार सोल्व करने मत बैठना, वरना वही पहले वाला ही मेथड अच्छा है। तो यहाँ इसको याद रख लेना है कि ए स्क्वायर इक्वल टू डायगोनल के स्क्वायर का आधा, ये होता है वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखना, किसी भी वर्ग का अगर आपको विकर्ण क्षेत्रफल दिया है तो हमें ये वाला फार्मूला लगाना है। किस प्रकार का? ए स्क्वायर इक्वल टू होता है डी स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ए स्क्वायर मतलब होता है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल हमें कितना दिया है 200, 200 बराबर डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ, तो 200 का स्क्वायर हो जाएगा 400, और 400 इधर आ जाएगा, रूट आ जाएगा ना यहाँ पे, 200 गुना 2, ये 2 आ जाएगा ना बटे में। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और 400 किसका स्क्वायर होता है 20 का, मतलब डायगोनल कितना आ गया 20, तो ये वाली साइड हमें आ चुकी है 20। ठीक है, मतलब कर्ण या विकर्ण आ चुका है, तो पहला विकर्ण कितना आ गया और दूसरा विकर्ण है एक दूसरा विकर्ण, तो पहला विकर्ण आया है 20, लेकिन ये बोल रहा है कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग की √2 गुना है, तो पहला वर्ग का विकर्ण कितना था 20, तो इसका कितना है उसका √2 गुना, तो 20 √2 होगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है नए वर्ग का क्षेत्रफल बताओ, तो बस यही फार्मूला है। देखो विकर्ण दे दिया दूसरे वाले का, हमें पुराने वाले से कोई लेना देना नहीं। अब जो नया वाला है मतलब दूसरा वाला वर्ग, उसका विकर्ण अगर इतना है तो हमें उसका नए वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर इक्वल टू विकर्ण का स्क्वायर का आधा। ठीक है, तो विकर्ण कितना है 20 √2 और उसका स्क्वायर अपॉन आधा, तो 20 का स्क्वायर होता है 400 गुना √2 का स्क्वायर होता है 2 अपॉन 2, तो 2 से 2 कट गया, तो डायगोनल का स्क्वायर मतलब किसी भी चीज का क्षेत्रफल कितना आ गया 400, तो 400 हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर। यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दुगना कर दें तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखो समझना, एक वर्ग है, अगर ये उसका डायगोनल है, ये इसकी साइड है, तो समझना ये कितना होगा। देखो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ वरना सीधा बता सकता हूँ आपको। ठीक है, ये लंबाई है, ये आधार है, तो ये कितना होगा विकर्ण हम जानते हैं a√2 होता है। अगर मैं इसके विकर्ण को दुगना कर दूं, डबल कर दूं, ठीक है, तो साइड भी डबल होगी, क्योंकि विकर्ण जब जितना लंबा विकर्ण है उतना ही लंबा और विकर्ण हो जाएगा। तो ये देखो पहले साइड कितनी थी सी, इतनी सी, तो अब अगर डबल कर दूं इस साइड को तो वर्ग भी बड़ा बनेगा, ये इतना बड़ा लगभग। ठीक है, तो देखो ये जितनी बड़ी साइड करी हमने उतना ही ये साइड बढ़ जाएगी, तो ये भी ए बढ़ जाएगी, और ये कितनी थी यहाँ से यहाँ तक की ए थी इतनी सी, तो ये भी ए बढ़ जाएगी, मतलब ए और ए कितना हो गया 2a इधर और 2a इधर। अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है तो 2a गुना 2a कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, मतलब उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना गुना हो जाएगा 4 गुना। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि विकर्ण को जितना गुना बढ़ाएंगे उसका स्क्वायर ही होगा हमारा क्षेत्रफल में वृद्धि। ठीक है, तो विकर्ण को अगर दुगना करेंगे तो क्षेत्रफल हो जाएगा 4 गुना। ठीक है, एक वर्ग के क्षेत्रफल का उस वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात कितना होगा जिसके विकर्ण पर खींचा गया हो। एक वर्ग के क्षेत्रफल का उस वर्ग के क्षेत्रफल से क्या अनुपात होगा जो उसके विकर्ण पर खींचा गया हो। देखो देखो यहाँ समझना, हर चीज को रटना नहीं है, थोड़ा समझने की जरूरत है। ठीक है, वरना रटना मत कि एक वर्ग की अगर उसी विकर्ण पे फिर से एक वर्ग बना दिया तो उसका वो 1/4 गुना होगा, 1/8 गुना होगा, इस तरीके से रटना नहीं। पहले समझो, एक वर्ग के क्षेत्रफल का उस वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा, मतलब एक वर्ग का एरिया है और एक और वर्ग का एरिया है, उन दोनों का रेशो बताना है हमें। स्क्वायर का एरिया, एरिया है ना, स्क्वायर का एरिया, वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात बताना है जो उसके विकर्ण पर खींचा गया हो। तो मान लो कि पहला वर्ग कितना है, ये ए जिसकी सारी भुजाएं ए है। ठीक है, तो इसका विकर्ण कितना होगा √2a। ठीक है, अगर इसी के विकर्ण पर एक और वर्ग खींच दिया जाए तो ये विकर्ण हो गया इसका। ठीक है, तो इसी पर एक और वर्ग बना दे ऐसे, ये किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हैं आप। ठीक है, तो अगर ये वाली लेंथ √2 है तो वर्ग के अंदर तो सारी भुजाएं बराबर होगी, तो ये भी √2a होगी, ये भी √2a होगी और ये भी √2a होगी। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि उन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, तो पहले वाले वर्ग का मतलब ये नंबर 1 वाले का और ये नंबर 2 वाले का, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या है भुजा का स्क्वायर, कोई भी एक भुजा a है a का स्क्वायर रेशो, दूसरे वाले वर्ग का क्षेत्रफल, तो दूसरे वाले वर्ग की सारी भुजाएं √2 है तो √2a का स्क्वायर। ठीक है, भुजा का स्क्वायर, तो भुजा कितनी है √2a है तो उसका स्क्वायर।
यहाँ पे है ए स्क्वायर इक्वल टू रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है इंटू ए का स्क्वायर ए का स्क्वायर। यहाँ रेशो है, बराबर लगा दिया, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया 1 टाइम, तो 1:2 में होगा आपका आंसर। ठीक है, हर चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझना, रटने की बजाय। एक वर्ग के क्षेत्रफल का उस वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात कितना होगा जो उसके विकर्ण पर खींचा गया हो। तो ये क्या रिपीट हो चुका है आई थिंक सवाल 61, हाँ ठीक है, 2 बार लिख दिया ये क्वेश्चन, तो सेम आंसर आएगा दोनों का। ठीक है, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई आधी कर दे तो उसका क्षेत्रफल होगा। देखो अब यहाँ थोड़ा समझना, अगर वर्ग का, देखो एक वर्ग है, इसकी ये भुजा ए है और ये सारी भुजाएं ए है, अगर इसकी भुजा की लंबाई आधी कर दे, तो मान लो पहले ए थी तो अब उसको कर दिया आधा, ये भी हो गया आधा, आधा और आधा। ठीक है, तो ये भी कर दिया आधा। तो सुनो मेरी राधा, कि वर्ग की जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, देखना, इस वर्ग का क्षेत्रफल होगा ए स्क्वायर, और इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा a/2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भुजा है a/2, यहाँ पे भुजा है a, तो a स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 4, क्योंकि 2 का भी तो स्क्वायर होगा ना, 4 होगा, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर हट गया, तो यहाँ रेशो कितना आया 1:1/4, मतलब 4:1। ठीक है, तो 4:1 में जो हो जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि पहले वर्ग का अगर क्षेत्रफल 4 है तो इसका जो नया वाला है उसका क्षेत्रफल सिर्फ 1 होगा। मतलब पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल अगर 4 है तो दूसरे वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, उसका 1/4 होगा। तो 4 का 1/4 कितना होता है, 1 होता है ना, ये 1 होता है ना, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 1/4। 4:1, 4/1 मत कर देना, गलत फहमी है ये। ठीक है, थोड़ा समझने की जरूरत है। ये पूछ रहा है कि अगर उसकी लंबाई आधी कर दे तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो इस क्षेत्रफल का, मतलब पहले वाले क्षेत्रफल का कितना गुना है ये, तो 4 में कितने का गुणा करे कि 1 आ जाए, तो 4 में कितने का गुणा करे कि 1 आए, तो x इक्वल टू 1/4, मतलब 1/4 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये वाला जो एरिया है इस वाले एरिया का 1/4 है, तो 1/4 होगा हमारा आंसर इसका। ठीक है, वर्ग की भुजा इतनी है तो उसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। ये तो बहुत सरल सवाल है। देखो अगर हमें विकर्ण निकालना है उसका, वर्ग का विकर्ण, तो विकर्ण बराबर डायगोनल बराबर क्या होता है a√2। ठीक है, और वर्ग की भुजा a बराबर दिया है इतना, तो डायगोनल निकल आएगा 3√2 इंटू √2, तो 3 इंटू 2 मतलब 6, तो डायगोनल कितना आ गया 6, तो विकर्ण की लंबाई आ गई 6। ये हो गया आपका आंसर इसका। तो ठीक है, सरल सवाल इसमें ले लिए थे कुछ कुछ। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। 44100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार फुटबॉल मैदान की बाड़ के लिए कितने मीटर बाड़ों की आवश्यकता होगी। देखिए कितने मीटर बाढ़ की आवश्यकता होगी। अच्छा, बाढ़ क्या होता है पहले मैं ये चीज समझा दूं आपको। बाढ़ मतलब डिजास्टर वाला बाढ़ वो नहीं है ये, ठीक है, आपदा वाला बाढ़ नहीं है ये, बाढ़ सुनामी। यहाँ पे बाढ़ मतलब होता है उसकी बाउंड्री, ठीक है, जो किसी की भी हो सकती है, आप उसकी बाढ़ लगाते हैं ना, बाउंड्री करते हैं, उसकी बाउंड्री लगाना उसकी। एक वर्गाकार मैदान है जिसका क्षेत्रफल हमें दिया है, इसका मतलब ये किसी ना किसी का तो स्क्वायर है, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो 44100, ठीक है। अब मैं इसको देखो हर चीज में कैलकुलेट करने मत बैठ जाना कि इतने बड़े नंबर कैसे होंगे। तो यहाँ देखना ये 00 है और मैं जानता हूँ कि 00 को मैं 100 लिख सकता हूँ। अगर 100 का मल्टीप्लाई मैं 441 में करूँ, ठीक है, 441 में करूँ तो वापिस ये नंबर आ जाएगा ना। और अब यहाँ देखना 441 जो है वो 21 का स्क्वायर होता है और 100 जो है वो 10 का स्क्वायर होता है। तो भुजा कितनी आ गई आपकी 10 गुना 21 मतलब 210। तो सारी भुजाएं कितनी हो गई 210, 210, 210, क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है 210। तो अगर इस पूरे मैदान में मुझे ये तो इसका क्षेत्रफल हो गया अंदर की जगह सारी, ठीक है, और मुझे चाहिए इसकी बाढ़ लगाने के लिए कितने मीटर की बाढ़ लगाना पड़ेगी। तो जितना बड़ा मैदान है उसके परिमाप पे लगती है ना बाढ़, बाउंड्री तो बाहर ही लगती है कि बीच में लगा दोगे आप ऐसे, बीच में तो नहीं लगेगी ना, इसकी बाउंड्री तो बाहर ही बनेगी। तो इसका परिमाप हमें पता है कि 210 प्लस 210 प्लस 210 प्लस 210, 4 बार जोड़ने की बजाय इसका 4 गुना कर लो एक नंबर लेके, 21 चौक 84, 840 मीटर वर्ग मीटर का इसका क्या हो गया परिमाप। तो जितना परिमाप होगा
उतने में ही तो बाढ़ लगेगी, 210 मीटर यहाँ बाढ़ लगेगी, 210 इधर बाढ़ लगेगी, इधर बाढ़ और इधर बाढ़, ठीक है। तो 840 मीटर अगर इसका परिमाप है तो उतना ही उसकी बाढ़ लगेगी इतने मीटर में। तो यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। यदि किसी वर्ग एबीसीडी के विकर्ण एसी की लंबाई 5.2 है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखो एबीसीडी, इसकी लंबाई दे दी हमें एसी की 5.2 है ना, तो हमें इसका क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। तो मैंने आपको बताया है कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या है, विकर्ण का स्क्वायर को आधा कर दो। तो विकर्ण का स्क्वायर कितना है 5.2, 5.2, ठीक है। तो 5.2 का स्क्वायर, तो 5.2 इंटू 5.2 उसको आधा कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो ये इससे 26 दूना 52 होता है ना, तो फिर 2.6, बस 5.2 और 2.6 इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये लगभग आएगा 13.52, ठीक है। सिंपल है ना ये सवाल, तो बहुत सरल सरल सवाल है इस बुक में अभी जो आ रहे हैं वो, ठीक है। कुछ कुछ सवाल आ जाते हैं थोड़े अच्छे। दो वर्गों का परिमाप इतना इतना है, इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर वाले क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप कितना होगा। देखो बहुत अच्छा सवाल है ये। दो वर्गों का परिमाप दिया है, एक वर्ग का परिमाप है 24 और एक वर्ग का परिमाप है 32। तो 24 वाला छोटा होगा, 32 वाला बड़ा होगा। ये 24 है, ये 32 है, और ये जो है वो क्षेत्रफल नहीं है, परिमाप है, सारी बाउंड्री का योग। और हम जानते हैं सारी बाउंड्री बराबर होती है ए ए ए ए, ठीक है। मतलब ये 4 गुना हुई है, तो किसका 4 गुना हुई है, बस वो चीज समझ लो, क्योंकि 4 भुजाएं जोड़ी गई है इसमें, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ये 6 का 4 गुना है, तो सारी भुजाएं 6 हो गई, 6 चौक 24 तभी तो होगा। और ये किसका 4 गुना है, तो 8 चौक 32 होता है ना, तो सारी भुजाएं 8 8 8 8 8 8 हो गई। सिंपल है ना। और ये बोल रहा है इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर, तो इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, भुजा का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, तो 36 और 64 हो गया 100। मतलब इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग, ये बोल रहा है इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले। तो देखो इन दोनों वर्गों का क्षेत्रफल हो गया 100। इसी प्रकार एक तीसरा वर्ग है जिसका एरिया जो है वो 100 है, क्योंकि इसका एरिया इसके बराबर है। ये बोल रहा है ना कि दोनों वर्गों का एरिया का योग एक तीसरे वर्ग के एरिया के बराबर है, बराबर क्षेत्रफल वाला एक तीसरा वर्ग हमें ढूंढना, और उसका सारा क्या देखना है हमें, परिमाप। हम जानते हैं अगर किसी भी इसका क्षेत्रफल अगर 100 है तो सारी भुजाएं 10-10 होगी। क्यों, क्योंकि भुजा का स्क्वायर ही तो 100 होता है। ये 100 किसका स्क्वायर है, 10 का। तो हमें चाहिए इसका परिमाप, तो 10 20 30 40, 40 आंसर हो गया। हर चीज में सोल्व नहीं करना है, थोड़ा कंसेप्ट समझने की जरूरत है, ठीक है। तो 40 होगा यहाँ पे आपका आंसर। दो भिन्न भिन्न लंबाइयों के रेखाखंडों पर खींचे गए वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर 32 सेंटीमीटर और बड़े खंड की लंबाई ज्ञात करो यदि एक रेखाखंड दूसरे से 2 सेंटीमीटर बड़ा है। देखो बहुत सरल सवाल है। दो भिन्न भिन्न लंबाइयों के रेखाखंड है, दो अलग अलग लंबाई के दो रेखाखंड है, रेखाखंड है मतलब दो वर्ग है, और उनके क्षेत्रफल का अंतर 32 है। एक ये वर्ग है और एक और दूसरा वर्ग है, लेकिन ये बोल रहा है कि एक रेखाखंड दूसरे से 2 सेंटीमीटर बड़ा है। अगर मान लो इसकी एक लंबाई x है तो इसकी लंबाई उससे 2 ज़्यादा है, 2 बड़ा है ये, ठीक है। तो ये x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। ये भुजा x+2 है तो सारी भुजा x+2 हो जाएगी इसकी, ठीक है। वर्ग का मतलब यही होता है सारी भुजा बराबर, सारे कोण बराबर, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इनके स्क्वायर का जो अंतर है वो 32 है। तो सबसे बड़ा वाला कौन सा है, ये बड़ा वाला है, और ये कौन है, छोटा वाला। तो हमेशा बड़े में से छोटा घटाते हैं ना हम। तो बड़े वाले का स्क्वायर, इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, भुजा का स्क्वायर। दो तरीके बताऊंगा इसके मैं, ठीक है, दो तरीके बताऊंगा, दूसरा तरीका बाद में सीखेंगे, पहले यहाँ समझो। इन दोनों के स्क्वायर का अंतर जो है वो 32 दिया है। तो बड़े वाले का स्क्वायर कितना है, x+2 का स्क्वायर, उसमें से अगर मैं छोटे वाले का स्क्वायर घटा दूं x का स्क्वायर तो 32 आता है। तो a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है, a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला है ना, एलजेब्रा का है, एलजेब्रा। तो फार्मूला लगा दो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2 4x माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू 32। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, 4x इक्वल टू 28, x इक्वल टू 7, 4 7 जा 28 होता है ना। x की वैल्यू अगर 7 आ गई, x की वैल्यू अगर 7 आ गई तो बड़ा वाला कितना होगा, x+2। तो x+2 की वैल्यू पूछिए, क्योंकि ये पूछ रहा है ना कि बड़े खंड की लंबाई ज्ञात करो।
तो बड़े खंड की लंबाई 7 + 2 मतलब 9। तो ये हो गया हमारा आंसर। एक तो ये तरीका हो गया। अगर आपको पता है तो आप सीधा यहाँ से सोल्व करेंगे इसको, ठीक है। अगर आपको कंसेप्ट धीरे धीरे समझ में आ रहा है तो आप सीधा यहाँ से सोल्व करेंगे। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि ये भी आप सोल्व मत करो, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करो। ऑप्शन से कैसे करेंगे, देखो मैं इसके ऑप्शंस बता देता हूँ आपको। 7, 9, 11 और 16, ठीक है। ये बोल रहा है बड़े खंड की लंबाई ज्ञात करो। बड़ा खंड अगर मैंने मान लिया 7 और छोटा वाला कितना है 5, इससे 2 छोटा होगा ना वो, क्योंकि ये बड़ा है 2 से ज्यादा, तो छोटा वाला 5 ही होगा अगर बड़ा वाला 7 है तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 5 का स्क्वायर होता है 25। इन दोनों को घटाओ, क्या 32 आ रहा है। उन दोनों का डिफरेंस, स्क्वायर का डिफरेंस यही तो होता है। तो 5 में से 9 में से 5 गए तो 4 आ रहा है, लेकिन हमें तो 32 चाहिए, मतलब 2 आना चाहिए डिफरेंस इनका। तो 7 आंसर नहीं है। 9 को लेके देखिए, 9 का स्क्वायर होता है 81, उससे छोटा होता है नंबर 9 से 2 छोटा 7, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49। तो 81 में से 49 गया तो आ गया ना 32। 11 में से 9 गया तो 2 आ गया। तो ऑप्शन 9 आंसर। सीधा लगा सकते हैं आप इस तरह के सवाल में, ठीक है। ऑप्शन से कर सकते हैं, और ऑप्शन से ही करना है आपको इन तरह के क्वेश्चन में, क्योंकि हमें वहां पे प्रैक्टिकली हमें ये नहीं बताना है कि मुझे कैसे आता है, मुझे कंसेप्ट आता है। हमें उसको करने का तरीका आना चाहिए कि हम उसको जल्दी कैसे करें। देखो मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं आपको, ठीक है। चलो, 2 वर्गों के परिमाप इतने और इतने हैं, तीसरे का परिमाप इनके क्षेत्रफल के इनका अंतर निम्न है। देखो ये सेम सवाल है, बस इसको थोड़ा सा घुमा दिया गया है। 2 वर्गों का परिमाप 40 है, इसका 40 है, इसका 32 है, ठीक है। ये किसका 4 गुना है 10 का, ये किसका 4 गुना है 8 का, है ना। तो सारी भुजा 10 10 10 10 होगी, तभी तो परिमाप 40 हुआ। और सारी भुजा 32 है, 8 8 8 होगी, तभी तो 32 है। मतलब अगर इसका स्क्वायर देखो, इनके क्षेत्रफल, जिससे क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर क्या है, तो दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर निकालना है। 10 का स्क्वायर होता है 100, 8 का स्क्वायर होता है 64, डिफरेंस आ गया 36 का। तो 36 हो गया आपका आंसर यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन सवालों को करेंगे। तो ये हो गया आपका यहाँ पे ये बोल रहा है उस तीसरे का परिमाप। अच्छा, तीसरे का परिमाप पूछा है, ठीक है, जो इन दोनों का अंतर निम्न है। दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर निम्न है, ये कहना क्या चाह रहा है भैया, समझ में नहीं आ रहा है। 2 वर्गों के परिमाप 40 और 32 है, तीसरे वर्ग का परिमाप, तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर निम्न है, उस तीसरे का हमें परिमाप बताना है, ठीक है, जो कि इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर निम्न है। तो इसके ऑप्शंस में बता दूं आपको, 24, 42, 40 और 20। इसको थोड़ा समझना। 36 जो है वो इन दोनों स्क्वायर का डिफरेंस है ना, ये तो इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस है दोनों के, ठीक है। लेकिन हमें तीसरे का परिमाप बताना है जो इन दोनों के स्क्वायर का अंतर हो। तो देखो, अगर किसी भी अगर वर्ग का जो तीसरे वाले का एरिया कितना आ गया 36, मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो इसका परिमाप होगा वो हमें बताना है। एक्चुअली परिमाप पूछा है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर निम्न है, अंतर दे दिया है यहाँ पे, लेकिन हमें समझना होगा, ठीक है। यहाँ पे 36 जो है वो तीसरे वर्ग का एरिया है और हमें उसका परिमाप बताना है। तो ये किसका 4 गुना है, तो 9 का 4 गुना होता है, 9 चौक 36। तो सारी भुजाएं 9 9 हो गई, ठीक है। 9 चौक 36 होता है ना, सारी भुजाएं कितनी हो गई 9 9 9 9, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छा, इसका एरिया इतना है ना, सॉरी 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 गलत बोल गया, इसका क्षेत्रफल है, परिमाप 36 नहीं है, ये क्षेत्रफल 36 है। तो भुजा कितनी होगी 6 होगी उसकी, ठीक है, क्योंकि भुजा 6 होगी तभी तो इसका स्क्वायर 36 होता है। तो सारी भुजा 6 6 होगी, ठीक है। तो 6 चौक कितना हो गया 24, ये होगा इसका परिमाप, ठीक है। तो परिमाप हो गया हमारा 24, ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। थोड़ा समझने वाला था, कई बार कंफ्यूज कर देता है। चलिए, एक वर्ग और एक वृत्ताकार मैदान के परिमाप एक समान है। एक वर्ग और एक वृत्ताकार मैदान, एक वर्ग और एक वृत्ताकार मैदान के परिमाप बराबर है। तो परिमाप बराबर है, यदि वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल इतना है, तो वृत्ताकार, ये सर्कुलर जो है ना, सर्कल कहते हैं इसको, ठीक है। सर्कल का एरिया दिया है 3850, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा ये हमें पूछा है, ठीक है। इन दोनों का परिमाप सेम है, तो परिमाप को ही परिधि कहते हैं, मैंने आपको बताया था। परिमाप को ही परिधि कहते हैं, इंग्लिश में परिमाप को पेरीमीटर कहते हैं, परिधि को सरकमफ्रेंस कहते हैं। एक्चुअली परिमाप और परिधि दो शब्द का अलग अलग इसलिए यूज हुआ है क्योंकि हर एक वो आकृति, हर एक वो डायग्राम
जिसमें सिर्फ लाइन से मिलकर बना हो, चाहे एक क्वाड्रिलेटरल हो चाहे एक ट्राइंगल हो, मतलब जिसमें सीधी रेखाएं हो, उनका जो परिमाप, उनका जो हम सारी भुजाओं को जोड़ेंगे तो उसको हम परिमाप कहते हैं। और वो भुजाएं, वो आकृतियां या वो डायग्राम जिनमें कोई भी एक लाइंस ना हो, मतलब जैसे एक सर्कल हो गया, एक गोला हो गया, तो इनको क्या है कि ये देखो घुमावदार मोड है ना इसमें, इसीलिए इसको परिधि कहते हैं। फर्क कुछ नहीं है, नाम का चेंजेस है बस, बाकी मतलब अंतर वही होता है, मतलब वही होता है इसका, ठीक है। अगर हमें वृत्त का क्षेत्रफल इतना दिया है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर दिया है 3850, तो हमें इसकी त्रिज्या निकल आएगी यहाँ पे, ठीक है। देखो त्रिज्या निकल आएगी तो हमें आर स्क्वायर इक्वल टू 3850, ये होता है 7/22, है ना, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 22/7, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ऊपर जाएगा 22 नीचे जाएगा, देखो 7 ऊपर जाएगा और 22 नीचे जाएगा, ठीक है। यही तो हुआ है, पाई की वैल्यू होती है ये, ठीक है। जो लोग अदर बैकग्राउंड के हैं उनको ये ध्यान होना चाहिए कि पाई की वैल्यू होती है 22/7, या फिर 22 में अगर 7 का भाग देंगे तो 3.14 आएगी, ठीक है। तो आप दोनों वैल्यूज को रख सकते हैं, लेकिन देखो ये नंबर इजी है, ये पॉइंट में है तो कैलकुलेशन भी पॉइंट में आएगी, ठीक है। तो आप 22/7 ही याद रखें। आप इसको काट दें, देखो 11 से कट जाएगा, 11 तिया 33, 11 पंजे 55, 0, 11 दूना 22, और 2 से कटेगा ये, 2 एकम 2, 2 सती 14, 2 पंजे 10, 175 गुना 7, ठीक है। अब ये किसी का ना किसी का तो स्क्वायर होगा, तो देखो आर स्क्वायर इक्वल टू 7 पंजा 35 की 5, 3 बचा, 7 सती 49, 50 और 2 52 की 2, 5 बचा, 7 एकम 7 5 12, 1225, 1225 होता है 35 का स्क्वायर, ठीक है। तो रेडियस कितनी आ गई आपकी यहाँ पे 35, ठीक है। रेडियस आ चुकी है हमारी यहाँ पे 35, ये आपको पता होना चाहिए कि रेडियस हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि तो देखो हमें इसका, अब हम इसका वृत्त की परिधि निकाल सकते हैं ना, या वृत्त का परिमाप, वही परिधि परिमाप एक ही होता है, ठीक है। तो इसका परिमाप कितना होता है 2πr, तो 2πr के अंदर अगर हमें r दिया है तो कैसे निकालेंगे, 2 इंटू पाई होता है 22/7 गुना r है 35, तो 7 पंजे 35, ठीक है। तो 5 दूना 10, 10 का गुणा 22 में तो 220, मतलब उसकी परिधि कितनी आ गई, परिधि या परिमाप, परिधि या परिमाप कितना है 220 है। तो इसकी अगर परिधि है 220 तो इसकी भी परिधि कितनी होगी 220, क्योंकि इन दोनों के परिमाप बराबर है, इसका भी परिमाप होगा ना 220, क्योंकि इन दोनों के परिमाप बराबर है। देखो वृत्त और वृत्ताकार मैदान की जो परिमाप है वो एक समान है, समान लिख दिया या समान है, ठीक है। अब अगर इसका परिमाप 220 है तो सारी भुजाओं को जोड़ करके, और वो भी बराबर भुजाओं को जोड़ करके 220 आया है, तो 220 को आप 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 4 पंजे 20, 2 बचा, 4 पंजे 20, मतलब सारी भुजाएं कितनी हो गई, ये भी 55 की, ये भी 55 की, ये भी 55 की, और सारी भुजाएं 55 की। तो हमें निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, मतलब 55 का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, और 5 में 1 जोड़ दो 6, 6 पंजे होता है 30, 30 25, तो ये हो गया हमारा आंसर 3025। कैसे मल्टीप्लाई किया है इसको, है ना, हम 7th या 8th की जो मध्य प्रदेश बोर्ड की जो बुक है, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मध्य प्रदेश बोर्ड की बुक में आपने पढ़ा होगा, इसको कहते हैं एकाधिकैन पूर्वैण विधि, एकाधिकैन पूर्वैण विधि, आपको याद आया होगा, ठीक है। एकाधिकैन, अगर किसी भी नंबर के पीछे अगर 5 है, जैसे मान लो 35 का स्क्वायर करना है हमें, तो इसके पीछे 5 है, तो आप 5 को लिख दो सीधा 25, और ये जो 3 है इसमें 1 जोड़ दो, इस 3 में 1 जोड़ दो, कितना होता है 4, उस 4 का इस 3 में मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिया कितना होता है 12 25, ये हो गया आपका आंसर इसका, ठीक है। इसी प्रकार अगर 45 का स्क्वायर पूछे तो 5 को तो सीधा लिख दो 25, और 4 में 1 जोड़ दो, कितना होता है 5, उस 5 का मल्टीप्लाई इस 4 में कर दो, 5 चौक 20, 20 25। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर में जिसमें 5 दिया हो पीछे, तो 5 का लिख दिया मैंने ये 25, और 5 में 1 जोड़ दिया, कितना हो गया 6, 6 6 पंजे कितना होता है 30, 30 25, तो 30 25 होगा यहाँ पे आपका आंसर। इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। 5 वर्गों के परिमाप इतना 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 है, सब है, ठीक है। उस वर्ग का परिमाप बताओ जिसका क्षेत्रफल इन 5 वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। बहुत अच्छा सवाल है, उस वर्ग का हमें परिमाप बताना है। तो देखो परिमाप अगर इसका 24 है तो सारी भुजाएं कितनी होगी 6 6 6 6, क्योंकि 6 का 4 गुना है, 4 गुना ढूंढना है हमें, ठीक है। तो इसकी भुजा कितनी होगी 6, इसकी भुजा कितनी होगी 8, क्योंकि 8 चौक 32 होता है। इसकी भुजा कितनी होगी 10, सारी भुजाएं 10 10 10 10, ठीक है, हर बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसकी मुझे नहीं पता तो मैं क्या करूंगा, इसको 4 से डिवाइड कर दूंगा, 76 किसका चौथा हिस्सा है, तो 4 एकम 4, 5 6 7 3,
सॉरी 4 एकम 4, 5 6 7 3, तो 4 9 36, 19 19 चौक 76 होता है ना, ठीक है, तो ये 19 आ गया। और 80, 80 का चौथा हिस्सा होता है 20, इनकी भुजाएं आ गई। तो ये बोल रहा है उस वर्ग का परिमाप बताओ जिसका क्षेत्रफल इन पांचों वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो। तो हमें इनका स्क्वायर करना है, क्योंकि वर्गों का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होगा 36, 8 का स्क्वायर हो गया 64, 10 का स्क्वायर हो गया 100, 19 का स्क्वायर हो गया 361 और 20 का स्क्वायर हो गया 400। ठीक है, 400 और 300 761, 761 और ये हो गया 100 861। ठीक है, और 861 और ये 100 961। ठीक है, 70 में क्या आ गया, यहाँ पे देखिए कि ये हो गया 961। ठीक है, अब ये 961 अगर आया है, देखो इसको कई सारे तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो उस वर्ग का परिमाप बताना है जिसका क्षेत्रफल इन पांचों वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे आप एक चीज जानते होंगे कि 30 का स्क्वायर होता है 900, तो 31 का स्क्वायर ही है 961। सिंपल है ना। तो ये जो है वो किसका स्क्वायर होता है, आप जानते हैं 31 का स्क्वायर। मतलब जो तीसरा ये जो छठा वाला जो बनेगा, क्योंकि ये तो 5 तो दिए है, ठीक है, इसके अलावा जो एक और वर्ग बनेगा उसकी हर एक भुजा कितनी हो जाएगी, 31 31 की, क्योंकि उसका एरिया जो है वो 961 है। तो 961 है अगर एरिया, तो सारी भुजा 31 होगी। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इसका उस वर्ग का परिमाप निकालना है हमें। ठीक है, तो हमें वर्गों का परिमाप निकालना है अगर, तो 31 में 4 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 31 4 बार है, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 124। तो 124 होगा यहाँ पे आपका आंसर। ठीक है, चलिए, किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 है। ठीक है, किसी वर्ग का विकर्ण कितना है, 4√2 है। अच्छा, मैं जैसा कि बुक में देख पा रहा हूँ एक क्वेश्चन मिस प्रिंट हो गया है। ये वाला है 5 वर्गों के परिमाप, मतलब ये जो है वो 71 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 71 नंबर का, और इसके पहले हमने करा है वो 69। अच्छा, 70 नंबर का क्वेश्चन गायब है। ठीक है, 70 नंबर का क्वेश्चन हम लिखना भूल गए हैं। मैं आपको बता देता हूँ उसमें क्या है। यदि किसी एक छोटे वर्ग की भुजा, वर्ग की एक भुजा, जैसे मान लो कोई एक छोटा वर्ग है, उसकी अगर एक भुजा 1/10 है, तो सारी भुजा 1/10 1/10 1/10 होगी। ठीक है, तो 4 मीटर भुजा वाले वर्ग में से कितने छोटे वर्ग समा सकते हैं, 4 मीटर भुजा वाले। अगर एक ऐसा वर्ग जिसकी भुजा 4 है, तो सारी भुजा 4 4 4 4 होगी। तो ये 1/10 लेंथ वाले उसके अंदर कितने आ सकते हैं स्क्वायर। ठीक है, तो हमें इसका एरिया निकाल लो पहले। 1/10 का स्क्वायर होता है 1/100, और इसका स्क्वायर होता है 16। ठीक है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि इस साइज के, इस 16 के अंदर कितने वर्ग आ सकते हैं। ठीक है, तो हमें डिवाइड कर दो बस इसका, 16 में इस नंबर का डिवाइड कर दो 1/100 का। ठीक है, तो 100 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 में 16 में, तो 16 में 100 का मल्टीप्लाई होगा 1600, तो 1600 होगा हमारा आंसर। एक बार और फिर से मैं क्वेश्चंस बोल देता हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ये बोल रहा है कि यदि किसी एक छोटे वर्ग की एक भुजा 1/10 है, तो 4 मीटर भुजा वाला एक अन्य वर्ग के अंदर ये वाले वर्ग कितने आ सकते हैं। ठीक है, तो इसका एरिया कितना है, पहले तो 1/10 इसकी भुजा थी, तो स्क्वायर हो जाएगा इसका, क्योंकि क्षेत्रफल तो इनका स्क्वायर होता है भुजा का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 10 का स्क्वायर हो गया 100। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा वाला चतुर्भुज, जो दूसरा वाला हमारा वर्ग है, उसकी अगर हर एक भुजा 4 4 4 4 है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, यहाँ पे 16 होगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि छोटे वाले वर्ग जिसका एरिया है 1/100, वो इस 16 के अंदर कितने आ सकते हैं ऐसे छोटे छोटे स्क्वायर। ये यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ऐसे 1600 छोटे छोटे स्क्वायर आ सकते हैं। ये आ गया हमारा आंसर। कैसे करा हमने, कि बड़े वाले में छोटे से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो बड़े वाले में छोटे से हमने डिवाइड कर दिया, तो 16 में जब 1/100 से डिवाइड किया तो 100 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ गया, तो 1600। मतलब ऐसे छोटे छोटे से स्क्वायर कितने आ सकते हैं इसके अंदर, 1600 स्क्वायर टोटल आ सकते हैं इस स्क्वायर के अंदर, बड़े वाले स्क्वायर के अंदर। ठीक है, किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 है। तो देखो किसी वर्ग का विकर्ण, तो विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, a√2, और a√2 की वैल्यू दी है 4√2, तो √2 से √2 कैंसिल, तो a बराबर आ गया 4। मतलब अगर किसी वर्ग की एक भुजा 4 है, तो उसका एरिया कितना होगा, 4 चौक 16, सारी भुजाएं 4 4 4 4। ठीक है, तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। ठीक है, इसका एरिया कितना आ गया यहाँ पे 16। अब यहाँ समझना, आगे बोल रहा है ये कि एक अन्य वर्ग का विकर्ण, एक और वर्ग है जिसका जो विकर्ण है वो पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना है।
तो एक अन्य वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का डबल है, इसका अगर क्षेत्रफल 16 है तो इसका एरिया जो है वो 32 है। तो हमें एक अन्य वर्ग का विकर्ण निम्न है, वर्ग का विकर्ण पूछा है यहाँ पे, ठीक है। तो वर्ग का विकर्ण पूछा है और हमें क्षेत्रफल दे दिया है इतना, तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पे 32 की वैल्यू दी है ना हमें क्षेत्रफल उसकी, तो 32 और 32 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 गुना कितना होगा 64, तो 64 बराबर है डी का स्क्वायर, तो स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो डायगोनल कितना आ जाएगा, ये किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो डायगोनल दूसरे वर्ग का कितना आ गया 8, मतलब ये हो जाएगा 8, तो ये 8 हो गया आपका आंसर यहाँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। 73 क्या कह रहा है, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर है, तो निम्न में से कौन सा वर्ग के क्षेत्रफल को निरूपित करता है। देखो किसी वर्ग का विकर्ण अगर a सेंटीमीटर का है, ये वाली लेंथ अगर a सेंटीमीटर की है, तो इसकी सारी भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। स्मॉल a हो जाएगी सारे नंबर, ठीक है, स्मॉल a होते हैं ना सारे नंबर। अब आप जानते हैं कि किसी वर्ग के विकर्ण अगर दिया है तो कौन सा वर्ग के क्षेत्रफल को निरूपित करेगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2, तो डायगोनल कितना है यहाँ पे ए, तो क्षेत्रफल होगा ए स्क्वायर इक्वल टू डायगोनल मतलब ए स्क्वायर अपॉन 2, तो ए स्क्वायर अपॉन 2 सिर्फ सी वाले में है, तो ये होगा आपका आंसर। स्मॉल ए दे दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे तो स्मॉल ए मान लो उसको, है ना। यहाँ पे ए लिखा है तो ये भी बड़ा वाला ए है, ठीक है, ये गलत लिखने में मिस्टेक हुई है, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर अपॉन 2 होगा, ये तो सिंपली फार्मूले से ही हो गया। चलिए किसी वर्ग के विकर्ण और उसके विकर्ण पर बने वर्ग के बीच अनुपात होता है, तो वो मैंने बताया है 1:2 होता है। अब ये कैसे हुआ है, ये क्वेश्चंस हम एक जैसा इसके जैसा कर चुके हैं, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कि वो क्वेश्चंस भी कौन सा था, सेम क्वेश्चंस था, आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 61 था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 हम कर चुके हैं। तो यार बहुत मेहनत करके ये वर्ग की वीडियो बनाई है मैंने, आज पूरा दिन हो गया है, आज संडे है, ठीक है, संडे के दिन शूट कर रहा हूँ ये वीडियो, अपलोड पता नहीं किस दिन होगी, तो पूरा दिन हो गया है मुझे, आज शाम की 7 बज चुकी है, सुबह का बैठा हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चंस टाइप किए सबसे पहले, उसके बाद मैंने इसको पूरा सोलो करा, इसकी वीडियो बनाई है, फिर एडिटिंग मिक्सिंग करने के बाद, तो यार बहुत मेहनत लगी है, तो यार प्लीज़ शेयर करें इसको ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। पूरी SD यादव का मैथ्स का सोल्यूशन किसी ने भी आज तक सोल्यूशन नहीं करवाया है पूरी मैथ का, ठीक है। आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, आप जो भी सर्च करेंगे SD यादव से रिलेटेड सिर्फ हमारी ही वीडियो आएगी, ठीक है। तो पूरी SD यादव का सोल्यूशन हमने आपको दिया है, तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है कि आप उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, जो भी आप चलाते हैं हाइक वाइक जो भी, उसमें आप शेयर करें इसको, ठीक है। कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें कि हाँ वीडियो अच्छी लग रही है, तो हमें अच्छा लगता है वीडियो बनाने में, ठीक है। अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप प्रेम पूर्वक उसको लिखे बताएं हमें कि क्वेश्चन नंबर किस में मिस्टेक हुई है, तो हम आपका प्रेम पूर्वक जवाब देंगे, ठीक है। अगर आप शायद मिस्टेक कर रहे हैं पूछने में, तो हम आपको वहाँ पे कमेंट में जरूर बताएंगे, लेकिन अगर निरर्थक सवाल हुआ, आपने कुछ भी पूछ रहे हैं आप, तो हम उनका रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।